हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा आज बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में क्रैश कोर्स के अंतर्गत ट्रांजिस्टर के कुछ बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं 40 क्वेश्चंस ट्रांजिस्टर के करा चुका हूं। आज हम उससे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द करंट गेन बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 100, यानी बीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 100। एक ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा 100 है। व्हेन द बेस करंट चेंजेस, बेस करंट में परिवर्तन यानी डेल्टा आई वी 200 माइक्रो एम्पियर होता है। द कलेक्टर करंट चेंजेज बाई, तब कलेक्टर करंट में कितना परिवर्तन होगा। तो हमें मालूम है कि जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा आई सी बराबर हो जाएगा बीटा इंटू डेल्टा आई बी, और बीटा की वैल्यू 100 है इंटू डेल्टा आई बी 200 माइक्रो एम्पियर को हम चेंज करे दे रहे हैं एम्पियर में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2 एंड 3, तो 20 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर। इसे हम लिख सकते हैं 20 मिली एम्पियर, यानी कि कलेक्टर करंट में जो चेंज आएगा वो 20 मिली एम्पियर के बराबर होगा। तो देखते हैं 20 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द करंट ICBO इज, जो ICBO है ये क्या है। तो देखिए, इसे देखते हैं ICBO, इसका मतलब है कलेक्टर और बेस के बीच की करंट है, जबकि इनपुट को ओपन रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कलेक्टर और बेस के बीच का मतलब, देखिए सर्किट अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास बेस आएगा, इधर की साइड में ये इमिटर जाएगा, ये हमारे पास कलेक्टर होगा, और कलेक्टर करंट। अब यहाँ के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या हमारे पास कहलाएगा, ये। तो यहाँ जो धारा है वो कौन सी कहलाएगी, ICB, और इमिटर क्या है, ओपन है। तो कौन सा सर्किट हो गया, ये कॉमन बेस इमिटर सर्किट आता है, कॉमन बेस सर्किट। कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया कॉमन बेस, क्योंकि बेस क्या है, कॉमन है इमिटर आउटपुट में, जबकि इनपुट करंट क्या है, IE की वैल्यू क्या है, 0। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इमिटर करंट इज 0। तो इसमें हम देखते हैं ये कहलाती है हमारी लीकेज करंट। तो ये कलेक्टर करंट होगी हमारे पास। कलेक्टर करंट किस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि इमिटर करंट क्या होगी, 0 होगी। देखते हैं, द कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विद 0 बेस करंट। तो इसमें ये देखते हैं हम, इमिटर करंट कहां 0 है, बेस करंट, ये हमारे पास बेस करंट है तो ये गलत ऑप्शन होगा, ये भी बेस करंट है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमें देखना है इमिटर करंट 0 होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी में IE की वैल्यू 0 दे रखी है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन बेस। तो द कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विद 0 इमिटर करंट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ये कहलाती है लीकेज करंट कहलाती है ICBO। तो कलेक्टर करंट है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में, जबकि इनपुट करंट क्या है, इमिटर में हमारे पास क्या है, इमिटर करंट क्या है, 0 है। तो ये ICBO का मतलब है, ये हमने काफी अच्छे से थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICEO। तो कलेक्टर और इमिटर, तो देखिए इसका एक सर्किट बनाते हैं हम। हमारा इसमें क्या आएगा, नीचे आएगा कलेक्टर और इमिटर की बात आ रही है, तो इमिटर नीचे आएगा हमारे पास। तो इस तरीके का ये सर्किट आएगा। ये बेस, ये कलेक्टर, और ये हो गया हमारे पास इमिटर। तो ये कह रहे हैं कलेक्टर करंट कब, जहां पर, जबकि कलेक्टर इमिटर आउटपुट में है, यानी कि कलेक्टर करंट है कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट है, जबकि IB की वैल्यू क्या है, 0। तो हम इसमें देखेंगे बेस करंट 0 कहां आ रही है।
तो देखो पहले में एक तो जीरो बेस करंट यहां आ रहा है और दूसरा जीरो बेस करंट यहां आ रहा है। अब हमने बेस करंट जीरो देख लिया, तीसरे में इमिटर करंट है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहां है, तो ये है कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। और ये है कॉमन इमिटर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जबकि बेस करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ICEO का मतलब इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एडवांटेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है ट्रांजिस्टर का, तो नंबर एक, इट्स स्मॉल साइज, हाँ भाई स्मॉल साइज होता है। दूसरा है लैक ऑफ हीटर, यानी ये कम मतलब जो है ताप इसमें कम होता है, ये गर्म नहीं होता है। नंबर तीन है वेरी लॉन्ग लाइफ, ये भी ठीक है। इसका मतलब इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी जो है ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर के बारे में स्मॉल साइज होता है, लैक ऑफ हीटर होता है, वेरी लॉन्ग लाइफ होती है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। देखते हैं, ये हमारे पास जीरो सिग्नल वाली एक ही हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड BCE। तो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। इस तरीके से लेते हैं हम, इधर IC लेते थे मिली एम्पियर में, इधर लेते थे BCE, ये वोल्ट में लेते थे। जबकि कोई भी हमारे पास जीरो सिग्नल है, हमारे पास सिग्नल नहीं लगा है, तब जो हमारे पास लाइन आती है वो DC लाइन आती है, और इसके मिड पॉइंट पर जो पॉइंट मिलता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, Q पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन रिप्रेजेंट्स, AC और DC लोड लाइन का कटान बिंदु क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। DC लाइन और AC लाइन खींचते हैं, उनका जो कट पॉइंट होता है, कटान बिंदु होता है, वो ऑपरेटिंग पॉइंट को शो करता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कलेक्टर शुड हैव, तो कलेक्टर को हमेशा कैसा रखा जाता है ट्रांजिस्टर में, रिवर्स बायसिंग, सभी को याद है। तो रिवर्स बायसिंग देखते हैं, प्रॉपर रिवर्स बायस, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉरवर्ड बायस में कलेक्टर कभी नहीं रखते हैं, कलेक्टर का साइज भी वेरी स्मॉल नहीं होता है, तो ये प्रॉपर रिवर्स बायसिंग पर रहता है, और इमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग पर रहता है। ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाई, ट्रांजिस्टर बायसिंग किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो बायसिंग सर्किट के द्वारा, सबने पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज इज, इनपुट और आउटपुट में फेज कितना होता है कॉमन बेस में, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, केवल कॉमन इमिटर में फेज जो है 180 डिग्री इन्वर्ट होता है, कॉमन बेस में कोई डिफरेंस नहीं होता 0 डिग्री, और कॉमन कलेक्टर में भी कोई चेंज नहीं होता, 0 डिग्री रहता है। तो ये कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज इज, तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट में फेज रिलेशन कितना होता है, तो हमें मालूम है कि कॉमन इमिटर मोड में ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, इनपुट पर जो पीक लगाई जाती है, आउटपुट में 180 डिग्री फेज जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके से कॉमन इमिटर में आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग इज, किसी भी ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, और ये होता है डेल IC अपॉन डेल ICBO। अब यहां देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज वोल्टेज, बिल्कुल सही है, कलेक्टर करंट में परिवर्तन कब, जबकि किसके सापेक्ष होती है, लीकेज करंट के साथ जो परिवर्तन होता है वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज वोल्टेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज एम्पलीफाइड। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद कह रहे हैं कॉमन इमिटर में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इनपुट पर लगाए गए सिग्नल को 180 डिग्री फेज में चेंज कर देता है, तो ये भी ठीक है। यानी ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एम्पलीफायर ए कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड टू। तो किसी भी एम्पलीफायर में जो कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है उसका काम क्या होता है? तो एक होता है वो कहलाता है इनपुट ब्लॉकिंग कैपेसिटर। इनपुट ब्लॉकिंग कैपेसिटर क्या करता था? इनपुट की डीसी को अंदर जाने से रोकता था सर्किट के, और ऐसे ही आउटपुट ब्लॉकिंग कैपेसिटर सर्किट के अंदर की डीसी को बाहर जाने से रोकता था। तो ये डीसी को रोकने का काम करता है, यानी प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग विद द आउटपुट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये डीसी को, बाहर की डीसी को सर्किट के अंदर नहीं जाने देता, और अंदर सर्किट की जो डीसी होती है उसे सर्किट से बाहर नहीं जाने देता। तो ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर की तरह काम करता है, यानी डीसी को मिक्स होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का है। द आरसी कपलिंग इज नॉर्मली यूज्ड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बिकॉज। तो क्यों यूज किया जाता है आरसी कपलिंग का? तो देखिए एक हमने फिगर बनवाया था गेन का, और गेन का फिगर देखिए ये इस तरीके से आता था, तो ये हमारा बीच में मिड फ्रीक्वेंसी गेन कहलाता था, मिड फ्रीक्वेंसी गेन ये लो फ्रीक्वेंसी पर है और ये हाई फ्रीक्वेंसी पर है। तो मिड फ्रीक्वेंसी में ये काफी बड़ी रेंज में गेन क्या रहता है, इसका एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आरसी कपलिंग इज नॉर्मली यूज्ड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन आउटपुट सिग्नल इन फेज विद इनपुट सिग्नल। तो ये नहीं है। इट नीड्स लो वोल्टेज डीसी सप्लाई, इट हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट गेन, देखो ये आ गया कांस्टेंट गेन इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या रहता है, इसका गेन कांस्टेंट बना रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गेन ऑफ एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। देखिए ये हमने बना रखा है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का ही है। गेन ऑफ एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इंक्रीजेज एट लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी पर देखिए गेन लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, नहीं, मिड फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर कम होता है। इंक्रीज एट हाई फ्रीक्वेंसी तो इसमें कम होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द पर्पज ऑफ इमिटर कैपेसिटर सीई इज। तो इमिटर कैपेसिटर का पर्पज क्या होता है, इसे याद रखेंगे, टू अवॉइड फॉल इन वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को गिरने से ये रोक लेता है, तो अवॉइड फॉल इन द वोल्टेज गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एम्पलीफायर स्टेजेस ईच विद गेन 50 आर कैस्केटेड, द ओवरऑल गेन विल बी। तो ये कह रहे हैं कि एक एम्पलीफायर का गेन 50 है और ऐसे 3 एम्पलीफायर को आपस में कैस्केड कर दिया है, जोड़ दिया गया है, तो टोटल गेन कितना होगा? तो हमने एक फार्मूला बताया था कि टोटल गेन जो होता है वो A1 इंटू A2 इंटू A3 और इंटू जितने भी हम स्टेज को कैस्केड करेंगे सबकी गुणा होती जाएगी। हमारे पास 3 एम्पलीफायर हैं, यानी 50 इंटू 50
इंटू 50, तो ये आ गया 125,000। देखते हैं ऑप्शन में है कहीं ये, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन ट्रांजिस्टर बायसिंग में, तो ये डीसी के अक्रॉस होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, क्योंकि बायसिंग कंडीशन जो है वो डीसी कंडीशन देता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट्स डीसी कंडीशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमने पहले भी बताया था कि ये आईसी और बीसीई के बीच ग्राफ शो करता है, जबकि इनपुट में कोई सिग्नल नहीं दिया जाता है, यानी जीरो सिग्नल होता है। तो देखते हैं इसमें जीरो सिग्नल, सी ऑप्शन में है, जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ आईसी एंड बीसीई रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये अच्छे से याद रखेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इफ बायसिंग इज नॉट डन इन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट्स इन। अगर सर्किट में एम्पलीफायर में हम बायसिंग नहीं करेंगे तब क्या होगा, तो हमने बताया था कि एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन, जिसे हम हिंदी में वफादार प्रवर्धन कहते हैं, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि इमिटर जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग पर बना रहे और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायसिंग पर बना रहे, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलता है। अगर बायसिंग नहीं करेंगे तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें, बायसिंग इज नॉट डन इन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट्स इन अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, क्योंकि फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं होगा अगर बायसिंग नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए इट्स कलेक्टर शुड हैव, तो इसके कलेक्टर को हम क्या करते हैं, हमेशा रिवर्स बायसिंग पर रखते हैं। याद रखना है, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायसिंग पर रहता है, तो प्रॉपर रिवर्स बायस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाई ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ बीसीई फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर शुड। तो कितना होता है, तो हमें याद रखना है सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन, ये हमारे पास 1 वोल्ट है, तो नॉट फॉल बिलो 1 वोल्ट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 0.7 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1 वोल्ट से इसका नीचे मान नहीं जाना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। अगर 0.7 नहीं है, 1 वोल्ट दिया है, तो 1 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय ए। ट्रांजिस्टर बायसिंग किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं, तो एक बायसिंग सर्किट के द्वारा, और बायसिंग सर्किट भी हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, बेस बायस होता है, फिक्स्ड बायस होता है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग होता है। सबसे अच्छी बायसिंग पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग होती है। चलिए देखते हैं आगे और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ VE फॉर ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर शुड। तो ये कितनी होती है, हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये होती है नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से नीचे नहीं आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज। तो स्टेबिलिटी फैक्टर की आइडियल वैल्यू जो होती है वो याद रखें 1 होती है, 1 से नीचे नहीं जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर आइडियल वैल्यू 1 होती है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल एलोन इज 3 मिली एम्पियर देन जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 3 मिली एम्पियर ही है, ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। मतलब है
कि बेस्ट स्टेबलाइजेशन जो बायसिंग सर्किट है वो सबसे अच्छा कौन सा होता है, जिसमें स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छी मिलेगी, वो सर्किट कौन सा होगा। तो हमें मालूम है सबसे अच्छी बायसिंग कौन से सर्किट में होती है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में होती है, सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द, ऑपरेटिंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं, शांत प्रचालन बिंदु, हिंदी में कहते हैं शांत प्रचालन बिंदु ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसमें देखते हैं क्विसेंट पॉइंट यानी ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइंस रिप्रेजेंट्स, तो एसी और डीसी लोड लाइन का जो कटान बिंदु होता है वो ऑपरेटिंग पॉइंट को शो करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट ऑफ द डीसी लोड लाइन, तो ट्रांजिस्टर सर्किट के प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के किस बिंदु पर लिया जाता है। तो ये हमने इस तरीके से पूरा सॉल्व कराया था। ये डीसी लोड लाइन आ जाती है, इधर की साइड में आईसी लेते थे, इधर की साइड में बीसीई वोल्ट में लेते थे, और जब हम मिड पॉइंट पर लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, क्यू पॉइंट कहलाता है। तो ये डीसी लोड लाइन के मध्य बिंदु पर लिया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो हमेशा क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के मध्य बिंदु पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर वाइज इज दैट इट हैज, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सबसे अच्छा सर्किट है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है उसमें रजिस्टर बहुत ज्यादा संख्या में लगे हुए होते हैं। तो देखते हैं इसमें मैनी रजिस्टर, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। रजिस्टर उसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल रन अवे ऑकर्स, जो थर्मल रन अवे की घटना होती है वो क्यों उत्पन्न होती है, तो कलेक्टर इज रिवर्स बाइज्ड, ये नहीं है, ट्रांजिस्टर इज नॉट बाइज्ड, अगर ट्रांजिस्टर बाइज्ड नहीं है तब क्या होगा, थर्मल रन अवे आएगी। तो इसलिए हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग प्रॉपर करते हैं, तो प्रॉपर ट्रांजिस्टर बायसिंग पर थर्मल रन अवे की घटना नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ बेस इमिटर वोल्टेज VBE, तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेस इमिटर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी फैक्टर इज हाईएस्ट फॉर, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर कौन सी बायसिंग का होता है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा होता है बेस बाइज्ड कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे ज्यादा आता है, और सबसे कम जो आता है वो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में आता है, इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सबसे अच्छी बायसिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए वीक सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप इनटू स्ट्रॉन्ग वन इज नोन एज, तो वो प्रोसेस जिसमें एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में उसकी शेप के परिवर्तन के बिना चेंज किया जा सकता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो नंबर 1 बायसिंग, नंबर 2 रेक्टिफिकेशन, सी में है मॉड्यूलेशन और डी में है एम्प्लीफिकेशन। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, उसकी शेप चेंज नहीं करता है, अगर हमारी शेप इस तरीके की है तो शेप ऐसी ही आएगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, एम्प्लीफिकेशन, और ये काम कौन करता है, एक एम्प्लीफायर करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
फॉर कॉन्स्टेंट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा के मान कैसे होते हैं? तो हमें मालूम है कि अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है और बीटा का मान सदैव 1 से ज्यादा होता है। तो इसमें देखे ले रहे हैं कौन सा सही है। अल्फा इज लेस देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? 0.95 से 0.99 तक होती है। इसकी वैल्यू 20 से ज्यादा होती है, लगभग 50 या 100 के आसपास होती है, 50 से 100 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर द वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन कहां होता है? तो हम इसके लिए एक टेबल बनाए दे रहे हैं, उस टेबल को आप लोग याद कर लेना। देखिए हम यहां पर तीनों तरह के गेन लिए लेते हैं। सबसे पहले एक हमने ले लिया वोल्टेज गेन, दूसरा हमने ले लिया करंट गेन और तीसरा हमने ले लिया पावर गेन। और तीनों तरह के हम कॉन्फ़िगरेशन लिए लेते हैं। यहां ले लिया कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और ये ले लिया हमने कॉमन एमिटर। अच्छा, फेज रिलेशन भी लिए लेते हैं। फेज का रिलेशन भी क्वेश्चन आ जाता है। फेज रिलेशन क्या होता है? तो करंट गेन, सबसे पहले हम वोल्टेज गेन लेते हैं। देखिए ये हमने गलत लगा दिया यहां पर, ये यहां पर हम लिए लेते हैं एक में कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमिटर। अब वोल्टेज गेन की बात आती है तो वोल्टेज गेन जो है सबसे ज्यादा होता है कॉमन बेस में, फिर होता है कॉमन कलेक्टर में लो और यहां होता है मीडियम। ऐसे ही करंट गेन की बात आती है तो इसमें लो होता है, इसमें हाई होता है और इसमें मीडियम होता है। और इसी तरीके से पावर गेन लाएं तो इसमें होता है लो, इसमें होता है मीडियम और यहां पर होता है हाई। फेज रिलेशनशिप लाएं तो यहां पर 0 डिग्री, कॉमन कलेक्टर में भी 0 डिग्री और यहां होता है 180 डिग्री। तो इस टेबल को सभी स्टूडेंट अच्छे से याद करके जाएं, यहां से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन किसमें है? तो सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन काय में है? कॉमन बेस में। ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर पावर गेन सबसे ज्यादा हाई मांगते तो कहां आता? कॉमन इमिटर में, ठीक है ना। और करंट गेन मांगते सबसे ज्यादा हाई काय में होता है? तो कॉमन कलेक्टर में होता है करंट गेन। तो हमें याद रखना है कि वोल्टेज गेन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट है, करंट गेन किस में है और पावर गेन कहां पर है। तो चूंकि पावर गेन सबसे ज्यादा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, इसीलिए हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टेबल सभी लोग तैयार कर लेना। In a common emitter amplifier, if collector and emitter are interchanged, कलेक्टर और इमिटर को इंटरचेंज कर दें तब क्या होगा? ट्रांजिस्टर ही खराब हो जाएगा। देखते हैं। ट्रांजिस्टर गेट्स बर्न्स, यानी ट्रांजिस्टर जल जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। फॉर ए ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर के लिए IC अपॉन IE इक्वल टू 0.96 क्या होता है? ये अल्फा। द करंट गेन इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज, तो बीटा की वैल्यू पूछी है तो बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.96 अपॉन 1 माइनस कितना आ गया? 0.96 अपॉन 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 0.04। तो ये हटा देंगे, कितना बचा? यानी बीटा की वैल्यू आएगी 24। तो देखते हैं 24, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ अल्फा इक्वल टू 0.95, फॉर ए ट्रांजिस्टर देन बीटा की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो हमें मालूम है बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95, तो 0.95 अपॉन 0.05, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 पंजे 95, बीटा बराबर आएगा 19। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमने ये ट्रांजिस्टर के आज भी 40 क्वेश्चंस किए हैं। मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव हो सकते थे, 8 यूनिट हैं हमारे पेपर में, 8 यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। आप लोग अच्छे से तैयार करें और मैं आशा करता हूं कि यूनिवर्सिटी का पेपर भी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से मिलेगा। और सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से एग्जाम करके आएंगे और थर्ड सेमेस्टर में आकर के फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक मैं और वीडियो तैयार करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।